Hello everyone. Now we will study space technology in science and tech section. But first of all, we will discuss entire basics related to space technology. Then after हम लोग कवर करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर्स दैट इज PT 365 एंड कवर दीज मेनी टॉपिक्स एंड आफ्टर द एंड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी वीडियो वी विल स्टार्ट देन IT रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर. तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम बेसिक्स. तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड समझते हैं हम लोग स्पेस को क्यों एक्सप्लोर करते हैं, हमने कब स्टार्ट किया अपना स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, एंड थर्ड वन इसकी हाउ टू एक्सप्लोर यूनिवर्स. हाउ का जवाब बहुत आसान है. इसके लिए हम लोग सिंपल सी क्या तरीका अपनाते हैं, हम लोग अर्थ से थोड़ी ऊपर चले जाते हैं. अर्थ से ऊपर जाके हम लोग एक्सप्लोर करते हैं अपने पूरे यूनिवर्स को एज वेल एज अर्थ को. तो पहला मन में क्वेश्चन यही होना चाहिए कि हम लोग अर्थ से ऊपर क्यों जाते हैं. देखो, अर्थ से ऊपर जाने से हमें दो बेनिफिट मिलती है. एक तो क्या, जब हमें जब अर्थ को एक्सप्लोर करनी हो, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में एनालिजी में बताया था, स्पेस की एक जो करंट अफेयर्स वाली वीडियो थी LVM 3 वाली, तो उसमें हमने बताया क्या कि जब आप अर्थ से थोड़ी ऊपर चले जाते हो, जैसे मान लो आप एरोप्लेन में बैठे हुए हो, तो जब आप एरोप्लेन से जब आप ऊपर जाते हो और वहाँ से जब अपने अर्थ को आप देखते हो तो आपको एक लार्जर एरिया को आप कवर करते हैं और अधिक अच्छे से जो है कि पूरी एरिया के पैटर्न को समझ पाते हैं. तो एक तो ये हो गई कि हम अर्थ से ऊपर जाते हैं और अपने अर्थ के लार्जर एरिया को कवर करते हैं और उसके बाद वहाँ पे जितनी सारी स्पेस की एप्लीकेशंस है, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए हो या पिक्चर लेने के लिए हो, और बाकी जितनी भी यूज़ हम लोग सैटेलाइट से करते हैं वो सभी चीज़ हम लोग कर सकते हैं. एंड सेकेंड वन इज़, ये तो रहा अर्थ को ऑब्जर्व करने का तरीका कि उसके लिए हमें थोड़ी ऊपर जानी है. और उसके बाद यूनिवर्स को भी यदि समझनी है, पूरी की पूरी यूनिवर्स को समझने के लिए हम अर्थ से ऊपर चले जाते हैं. कितनी ऊपर अर्थ से जाते हैं, तो जनरली हम लोग अर्थ से जो है ना इस 100 किलोमीटर के बियॉन्ड चले जाते हैं. 100 किलोमीटर के बियॉन्ड क्यों? क्योंकि इसके अंदर में हमारे पास एक पूरा इन्वेलप ऑफ क्या है, एटमॉस्फेयर है. तो जब मान लो जैसे कि बाहर कोई यहाँ पे मान लो सन है, तो सन की जैसे बहुत सारी किरण आ रही है, रे आ रही है, तो मोस्ट ऑफ क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर के कारण वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है. यदि हम कोई अर्थ पे मान लो डिवाइस लगा दे और हम समझना चाहे कि जो कॉस्मिक रे आ रही है यूनिवर्स से, तो वो तो अर्थ पे आ ही नहीं पाती है, और जब अर्थ पे आ नहीं पाएगी तो हमारी डिवाइस इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगी. तो जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अर्थ से थोड़ी दूर चले जाते हैं, वहाँ पे अपने एक डिवाइस को सेटअप कर देते हैं जो पूरी यूनिवर्स से जितने भी प्लैनेट हैं, स्टार है, उसकी किरणों को ऑब्जर्व करती है. एंड हम लोग थ्योरी प्रोपाउंड करते हैं कि कैसे यूनिवर्स का जन्म हुआ, कैसे हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे, जो जितनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है यूनिवर्स में, उन सभी चीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग अर्थ से थोड़ी ऊपर चले जाते हैं. ये जवाब था कि हम लोग हाउ टू एक्सप्लोर यूनिवर्स. तो हमें थोड़ी ऊपर जानी है, थोड़ी कितनी दूर जानी है, ये सभी चीज़ को हम लोग डिटेल से समझेंगे जब हम लोग ऑर्बिट पढ़ेंगे कि सैटेलाइट को कहाँ प्लेस करते हैं, ये पूरी डिटेल में कहानी पढ़ेंगे. बट अभी हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि हमने कब स्टार्ट किया अपना स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम. इसके लिए थोड़ा सा हमें इंटरनेशनल रिलेशन में जाना होगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जाना होगा, और उसे थोड़ी समझनी होगी कि क्या नेचर है IR का. देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन इज एनार्किक इन नेचर. एनार्किक इन नेचर मतलब क्या, अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी. इसे ऐसे समझते हैं, देखो इसे आप कंपेयर करो, वन साइड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रखो, एक साइड नेशनल पॉलिटिक्स रखो. नेशनल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है, हमारे पास अथॉरिटी. अथॉरिटी मतलब क्या, यदि सपोज करो दो पर्सन फाइट कर रहा है, ये दोनों पर्सन के बीच लड़ाई हुआ, थर्ड पर्सन ने क्या किया, डायल 100 कर दिया, पुलिस आया और इन दोनों को पकड़ के ले गया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन हुआ. सपोज दैट दो स्टेट फाइट कर रहा है, इसके लिए क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा. हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट है, मतलब पूरी की पूरी अथॉरिटी है हमारे पास जो मेंटेन करता है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखता है. बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको ऐसा कोई भी अथॉरिटी देखने को नहीं मिलेगा. सपोज दैट कल चाइना क्या करता है, श्रीलंका पे अटैक कर देता है, तो ऐसा नहीं होगा कि श्रीलंका डायल 100 करेगा, कोई इंटरनेशनल पुलिस को बुलाएगा,
उसे अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, बिकॉज कोई अथॉरिटी उस सबसे ऊपर में नहीं है। सो इंटरनेशनल रिलेशन इज नथिंग बट स्ट्रगल फॉर पावर। हर कंट्री पावर के लिए स्ट्रगल करती है। इफ कन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में तो दो ही सॉल्यूशंस है, एक या तो पीसफुली उसे रिजॉल्व कर कीजिए, अनदर साइड क्या हो सकता है उसका, नहीं तो फिर क्या होगा, उसका वार होगा। तो आईआर जो है इसके लिए एक थ्योरी देता है कि कैसे इन सिचुएशंस को टाला जा सके और पूरी दुनिया में जो है कि शांति कायम रहे। तो उसके लिए एक कंसेप्ट है बीओपी का। ये इकोनॉमिक्स वाला बीओपी नहीं है जहाँ बैलेंस ऑफ हम लोग पेमेंट देखे थे, यहाँ पे है बैलेंस ऑफ पावर। पावर को बैलेंस करने का एक थ्योरी। इसका मतलब क्या है, इसे कैसे अचीव करते हैं कंट्री, इसके लिए दो तरीका है। एक तो आप क्या कीजिए, इंटरनल बैलेंसिंग कीजिए, एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल बैलेंसिंग कीजिए। इंटरनल बैलेंसिंग में क्या होगा, मान लो यदि चाइना ने 100 मिसाइल डेवलप किया है तो इंडिया भी क्या कोशिश करेगा कि हम भी 100 मिसाइल डेवलप कर लें। यदि चाइना न्यूक्लियर पावर वेपन हो गया है तो हम भी अपने आप को न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। सो इसके लिए कंट्री अपने आप को मिलिट्रली डेवलप करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है ताकि इकोनॉमिकली हम उसके पैरेलल में हो जाए, एनर्जी मोर एंड मोर कंज्यूम करके उसकी सोर्सेस को बना के रखना चाहता है, रिसोर्स बहुत सारा कलेक्ट करके रखना चाहता है ताकि इंटरनली दोनों में क्या हो पाए, एक बैलेंस बना रहे, एक बराबरी बना रहे। लेकिन एक सिचुएशन सोचो कि यदि हम कंपेयर करें, यहाँ पे एक बगल मान लो यूएसए और एक छोटी सी, इतनी छोटी सी कंट्री एक मालदीव है, क्या ये दोनों कंट्री आपस में कभी इंटरनल बैलेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए फिर क्या होगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बताता है आप इसे एक्सटर्नल बैलेंसिंग के तहत कीजिए। एक्सटर्नल बैलेंसिंग क्या, मान लो ये मालदीव है, मालदीव जाएगा इंडिया के पास, बोलेगा सर देखिए हम बहुत छोटे कंट्री हैं, हमारे पास तो उतनी नहीं है कि कैपेसिटी कि हम किसी बड़े कंट्री से फाइट कर ले। आपके साथ हम क्या करते हैं, एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, एक अलायंस साइन कर लेते हैं। और यहाँ से इंडिया मान लो मालदीव अलायंस साइन कर लिया और भी इस इंश्योरिटी दे दिया, उसे इंश्योर कर दिया कि तुम पे वार, मतलब इंडिया पे वार होगा और हम दोनों मिलके फाइट करेंगे यदि थर्ड पर्सन कोई तुम पे अटैक करता है। ये दो तरीका होता है बैलेंस करने का। तो ये इनिशियल में खूब चला, लेकिन ये दोनों जो है ना, आप जिसकी जो दोनों की नेचर लगता है, ये नेचर दोनों क्या प्रमोट करेगा आगे, इस नेचर के थ्रू आदमी क्या करेगा, एक आर्म रेस लग जाएगा। कंट्री मोर एंड मोर न्यूक्लियर वेपन बनाना स्टार्ट करना सोचेगा, ढेर सारा हथियार बनाने का सोचेगा, यहाँ से आर्म रेस हो जाएगा और यहाँ से एक ग्रुपिंग बनने लगेगा। यही ग्रुपिंग देखने को मिला और जिससे इमर्ज होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। दो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ कंट्री पूरी दुनिया में। वर्ल्ड वार के बाद जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होता है 1945 में, 1945 में 1939 से स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वार 2 एंड 1945 में एंड हुआ। और इसके एंड से 1945 के बाद 2 सुपर पावर इमर्ज होके वहाँ से निकलता है। एक बगल सुपर पावर में था यूएसए और अनदर साइड में था इसका जो है वो था यूएसएसआर, जिसे कि आज आप रसिया के नाम से जानते हैं। हालांकि यूएसएसआर में और भी कंट्री थी, आज उससे टूट के अलग हो चुका है। ये दोनों बीच में सुपर पावर बन के निकला, सुपर पावर, और दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बना, स्टॉन्च राइवल बना। और दोनों ने फिर क्या करना स्टार्ट किया, एक तो क्या हुआ, एक तो मिलिट्री की राइवलरी स्टार्ट हुई और दूसरा आइडियोलॉजिकल राइवलरी स्टार्ट होती है। जब मिलिट्री राइवलरी स्टार्ट हुआ तो यूएसए ने एक अलायंस बनाया दैट इज नोन एज नाटो। यही नाटो रिस्पॉन्सिबल है आज यूक्रेन में वार होने का। तो यूएसए ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नाटो और यूएसएसआर ने एक ग्रुप बनाया उसका नाम है वार्साओ पैक्ट। इन दोनों का कहना था पूरी दुनिया के कंट्री को तुम नाटो का मेंबर बन जाओ। यह एक मिलिट्री अलायंस था। यूएसए का कहना था क्या, तुम क्या करो नाटो का मेंबर बन जाओ और इसके बाद यदि कोई तुम पे अटैक करेगा तो वो अटैक माना जाएगा कि यूएसए पे अटैक है और हम लोग मिलके फाइट करेंगे। और अनदर साइड था वार्साओ पैक्ट। तो सेम चीज़ प्रपोज किया यूएसएसआर कि जो रसिया के साइड में रहेगा उसको रसिया प्रोटेक्शन करेगा। बहुत स्टॉन्च राइवलरी चलती रही इसमें। और उसके बाद आइडियोलॉजिकल राइवलरी क्या थी, तो यूएसए प्रमोटर था किसका, कैपिटलिज्म का, और ये जो था यूएसएसआर ये था आपको कम्युनिज्म का, जो कि आज भी आपको देखने को मिलता है। यह एक जो है कम्युनिस्ट कंट्री है रसिया और ये प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री है।
ये कहानी चलते रही और 1945 के पीरियड में इसी दो के कारण, एक तो मेनली नाटो के कारण, 1945 से लेकर 1991 के पीरियड को हम लोग कहते हैं कोल्ड वार पीरियड कहते हैं। कोल्ड वार इसलिए, ये मतलब नाम से देखो, ठंडा वार, मतलब वार इसमें हुआ नहीं, यहाँ पे प्रॉक्सी वार हो रहा था। प्रॉक्सी वार मतलब इसने कोई काम किया तो यूएसए उसको उसका जवाब देता, इनडायरेक्टली जवाब देता, डायरेक्टली दोनों मिलके बैठ के युद्ध नहीं किया। कोल्ड वार इसलिए से कहते हैं बिकॉज दोनों एक दूसरे से जल रहा था, ये इसके विरोध में ये कुछ काम कर देता, कहीं उसको टोन मार देता, और इस तरह से चलते रहा। 1991 में यूएसएसआर का विघटन होता है, टूट जाता है, और यह कोल्ड वार पीरियड एंड होती है। हम लोग ये कहानी अभी क्यों सीखे, हम लोग क्यों थोड़ी डिस्कस की, बिकॉज इसी कोल्ड वार के समय में जब यूएसएसआर स्पेस को लेके डेवलपमेंट ये जारी रखा था, तो उसके जवाब में जो यूएसएसआर करता, उसके जवाब में इधर से यूएसए का जो है इस सैटेलाइट लॉन्च होता। तब से जो है हिस्ट्री ऑफ जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होती है। और अब समझते हैं इस दृष्टि को ध्यान में रख के कि कोल्ड वार पीरियड चल रहा था कब से कब तक, कि 1945 से लेकर 1991 के बीच में, और दोनों के बीच में पूरी राइवलरी चल रही थी। 1957 का एक पीरियड आता है जिस समय रसिया ने पहली बार जो है एक सैटेलाइट लॉन्च किया, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका कि नाम रखा गया स्पुतनिक 1। ये लॉन्च किया गया बाय यूएसएसआर के द्वारा। और सेम टाइम में 1957 में ही रसिया ने एक और सैटेलाइट लॉन्च किया स्पुतनिक 2, और इसने में एक गजब का चीज़ करके दिखाया। इसने फर्स्ट एनिमल को पहली बार जो है वो स्पेस में लेके गया, और उस एनिमल का नाम था लाइका। लाइका एक डॉग का नाम है। उस लाइका को ले जाया गया स्पेस में। अब समझिए ये कोल्ड वार का पीरियड चल रहा है दोनों में। इस चीज़ को देख के यूएसएसआर का जो है यूएसए का खून खौल गया। तुम कैसे इतना डेवलप कर लिया, तुम स्पेस में लेके एनिमल को भी चला गया, पहला सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया। जस्ट उसके अगले साल यूएसए का जवाबी कार्रवाई आता है, और धड़ाधड़ एक के बाद एक करके टोटल 6 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। देखो सब 1958, 58, बस 59 में टोटल लेके, मतलब 1958 में टोटल 5 सैटेलाइट को लॉन्च किया, और उसके बाद 1959 में एक्सप्लोरर 6 को लॉन्च किया। एक्सप्लोरर 1 फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय अमेरिका, सेकेंड वाला उसका एक्सप्लोरर 2 फेल हो गया था, ब्लास्ट कर गया था। थर्ड जो है सक्सेसफुल रहा, और ये कहाँ गया, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। अभी बस आपको समझनी है स्पेस का मतलब, जब हम लोग की बात करेंगे इस 100 किलोमीटर के बियॉन्ड को स्पेस कहते हैं। और ऑर्बिट कैसे हम लोग डिफाइन किए थे, अर्थ से 200 किलोमीटर के बाद जो है स्टार्ट हो जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। 200 से लेके कहाँ तक चलती है, ये 35,000 तक की लेंथ में ये पूरी मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है। और इस हाइट के बाद जो है उसे बोलते हैं, इस पार्टिकुलर हाइट को जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, और उसके बाद बियॉन्ड में जो है आउटर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में पहली बार क्या करता है एक्सप्लोरर जो है, क्या वो जाता है, एक्सप्लोरर 3 सक्सेसफुली मीडियम अर्थ ऑर्बिट में चले जाता है। एक्सप्लोरर 4 भी सक्सेसफुल रहा, 5 भी सक्सेसफुल रहा, और 6 ने क्या किया, पहली बार जो है फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ अर्थ लिया, टेकन फ्रॉम द ऑर्बिट बाय नासा के द्वारा, पहली बार अर्थ का फोटो लिया गया। अब देखो फिर जब यूएसए ने ये काम किया, फिर रसिया का जवाबी कार्रवाई आया उधर से, और 1961 में वोस्तोक 1 रसिया ने लॉन्च किया, और पहली बार जो है फर्स्ट ह्यूमन को उसने आउटर स्पेस में भेज दिया। और बचपन से हम लोग जो जीके की बुक में पढ़ते हैं, फर्स्ट ह्यूमन गो टू स्पेस, उसका नाम यूरी गागरिन, आपने भी सुना होगा। इस तरीके का एक कैप्सूल बना हुआ था, इसमें यूरी गागरिन बैठे हुए थे, और यह कैप्सूल जो है 12 अप्रैल 1961 को उसने 1 ऑर्बिट कंप्लीट अर्थ के लगाया। तो यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट उस समय के लिए था। 1961 के समय में सोचिए, वोस्तोक 1 से रसिया ने पहला इंसान को आउटर स्पेस में भेज दिया। इससे पूरी अमेरिका में खलबली मच गई, और इतनी खलबली मची कि यूएस के प्रेसिडेंट, देखो 1962 में, जस्ट 61-62 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पूरी की पूरी मीडिया सामने थी, कंट्री के बहुत सारे लोग थे, और एक हिस्टोरिक स्पीच वो देते हैं। 1962 में स्पीच देते हैं, कहते हैं क्या, देखो ये उसके स्टेट में स्पीच की लाइन है, वी चूज टू गो टू द मून इन दिस डिकेड एंड डू अदर थिंग्स, नॉट बिकॉज दे आर ईजी बट बिकॉज दे आर हार्ड। मतलब देखो बोला कि इस डिकेड में, मतलब 1960s का चल रहा था, मतलब 1970 के पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मून पे जाएंगे, और बहुत सारा बोला काम करेंगे, अदर थिंग्स।
इसलिए नहीं हम लोग मून पे जाएंगे कि मून पे जाना इजी है, बट ये क्या है, हार्ड है। एक तरह का उसे जवाब था रसिया को कि तुम तो सिर्फ आउटर स्पेस में इंसान को घुमाए हो, हम तो चलो मून पे जाके उसको उतार देंगे। और यह जॉन एफ कैनेडी ने स्पीच दिया। बट रसिया ने फिर क्या किया, 1961 में वोस्टॉक बन गया रसिया का। फिर देखो 1963 में रसिया ने वोस्टॉक 6 भेज दिया, और इस बार उसने पहली बार मैन को भेजा, तो बोला चलो ठीक है इस बार वुमेन को ही भेज देते हैं। और रसिया ने वोस्टॉक 6 से क्या किया, फर्स्ट वुमेन को स्पेस में भेज दिया, आउटर स्पेस में। उसका नाम था वेलेंटिना टेरेस्कोवा। इससे और यूएसए में मतलब इतनी उसके स्पेस प्रोग्राम में खलबली चल रही थी, इतनी प्रेशर थी साइंटिस्ट पे कि मतलब उसे करना ही था अब। और वो डेट आ जाता है 1969 का, जब अपोलो 11 मिशन लॉन्च होता है, जिसमें पहली बार फर्स्ट ह्यूमन ऑन द मून पे पैर रखा गया, जो कि नासा के द्वारा था अपोलो 11 मिशन, जिसमें कि आप इसे भी जीके में बहुत बार पढ़े होंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला पर्सन था जो चांद पे कदम रखा था। तो इस अपोलो मिशन में टोटल 3 पर्सन गए हुए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि कमांडर थे, बज एल्ड्रिन उसके पायलट थे, और एक माइकल कोलिंस भी थे। ये तीनों पर्सन जो है मून पे कदम रखा वहां जाके। इससे क्या हुआ, अब जाके दोनों का जोश क्या हो गया, ठंडा हो गया, यूएसए का भी और रसिया का भी। दोनों, रसिया भी चूंकि इसके पहले तक पूरा वाहवाही लूट रहा था, अरे हम तो इंसान को स्पेस में घुमा के लेके चले आए, वुमेन को भी घुमा दिए। और इधर जब अपोलो मिशन जब गया और इंसान ने चांद पे रखा, अब दोनों ने लगा रियलाइज किया चलो ठीक है, हम लोग दोनों के पास कैपेबिलिटी है, दोनों कर सकते हैं। दोनों ने रियलाइज किया क्या, ऐसे यदि हम फाइटिंग करते रहे स्पेस के, चूंकि स्पेस देखो एक्सप्लोरेशन काफ़ी खर्चीला प्रोजेक्ट होता है। उस समय के पीरियड में ये सब प्रोजेक्ट समझो देश के लिए कितनी बड़ी पोर्शन ऑफ जीडीपी खर्च होती होगी सिर्फ इस मिशन में। और करना क्या है, सेम काम करना है, स्पेस को स्टडी करना है। दोनों का जब जोश ठंडा होता है, दोनों शांति से बैठते हैं और रियलाइज करते हैं कि स्पेस क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है। और उसके बाद ये बोला कि आउटर स्पेस नॉलेज जो है ना, वो शेयर्ड किया जाना चाहिए एवरीवन के साथ। जो धरती पे फाइट है उसे धरती पे ही रखते हैं, स्पेस वाली चीज़ में लड़ाई को बंद करते हैं। और उसके बाद दोनों जो है, जो कम्पिटिटिव नेचर ऑफ एक्सप्लोरेशन था, उसको बोला कि हम लोग कोलैबोरेटिव नेचर बनाएंगे, मिल के अब स्पेस की डायरेक्शन में काम करेंगे। और एक उसी समय ट्रीटी साइन होता है, एक होती है साल्ट ट्रीटी और एक होती है स्टार ट्रीटी। साल्ट ट्रीटी का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, और स्ट्रेटेजिक आर्म रिस्ट्रिक्शंस ट्रीटी। ये 2 ट्रीटी साइन किया गया इन द डायरेक्शंस ऑफ स्पेस। और इसके बाद दोनों ने मिलके, रसिया और, सोचो अभी कोल्ड वार का पीरियड कंटिन्यू है, बट स्टिल स्पेस के डायरेक्शन में दोनों ने बोला मिल के काम करेंगे। और 1975 में एक मिशन लॉन्च होता है, अपोलो सोयूज मिशन। अपोलो था यूएस का एस्ट्रोनॉट एंड सोयूज यूएसएसआर कॉस्मोनॉट्स का पार्ट है इसमें। और ये दोनों मिलके जो है क्या, एक मिशन लॉन्च करते हैं, और जिससे कि फर्स्ट परमानेंट हाउस इन द स्पेस हम लोग क्रिएट करते हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है, एस्ट्रोनॉट जो है अंतरिक्ष यात्री को हम लोग कहते हैं यूएस की भाषा में, और कॉस्मोनॉट रसिया की भाषा में कहते हैं, दोनों सेम चीज़। हमने पहली बार दोनों यूएसए और रसिया ने मिलकर बनाया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये है स्पेस स्टेशन का पिक्चर, आपने भी कई बार देखा होगा। यह अर्थ का हर एवरीडे चक्कर लगाते रहता है। यह इसकी पूरी की पूरी साइज को यदि कंपेयर करेंगे, जितनी बड़ी एक फुटबॉल ग्राउंड होती है, उतनी बड़ी फुटबॉल ग्राउंड की साइज की हमने स्पेस में एक स्पेस स्टेशन बनाया है। ये वाली पोर्शन, इधर वाली पोर्शन, ये यूएसए का सेगमेंट है, अमेरिका का पार्ट है, और इधर वाला पार्ट जो है वो रसिया का पार्ट है। इसकी साइज एक फुटबॉल ग्राउंड की इतनी है। इसमें 6 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं। हर 90 मिनट पे जो है यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ का जो है एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है 90 मिनट में, मतलब 1.5 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। कितनी हाइट पे है यह, धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। मतलब ये यदि ये हमारा, वेट अ सेकेंड, ये ऑर्बिट है, तो ये यहाँ से 400 किलोमीटर की दूर पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो 400 किलोमीटर पे ये हो गया। बिगेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। स्पेस में इंसान के द्वारा बनाया गया कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट है, वो सबसे बड़ा क्या है, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसे आप लेबोरेटरी इन स्पेस भी कह सकते हैं। वहाँ से पूरी यूनिवर्स को
ऑब्जर्व किया जाता है, स्टडी किया जाता है, अर्थ को समझा जाता है, अर्थ को स्टडी किया जाता है। टुडे 50 नेशंस आर द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। टोटल 15 कंट्री इससे जुड़े हुए हैं, उससे डाटा शेयर करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं। बट याद रखना इसमें इंडिया इसका पार्ट नहीं है एंड चाइना भी पार्ट नहीं है। चाइना ऑलमोस्ट रेडी है अब अपना वो स्पेस स्टेशन स्टार्ट करने के लिए। चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। अभी वो वर्किंग स्टेज में है। मतलब क्या, एक एक कंपोनेंट, देखो एक बार भी ये पूरी कंपोनेंट स्पेस में नहीं जाती है, थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट ले जाया जाता है, उसको वहाँ असेंबल किया जाता है। तो अभी चाइना उसी फेज़ में है, अपना स्पेस स्टेशन उसका कंप्लीट होने की ही कगार पे, विद इन अ ईयर और 2 ईयर में उसका भी स्पेस स्टेशन चालू हो जाएगा। ये कुछ हमने देखा कि हिस्ट्री ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल की डायरेक्शन में इंडिया में कैसे ये स्टार्ट होता है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमारे लिए कुछ चैलेंजेस थी। मतलब हम देखो, हम लोग तो इंडिपेंडेंट ही हुए 1947 में, और उस समय हमारी हालात सही नहीं थी। मतलब इवन जो है हमारे पास फूड शॉर्टेज चल रही थी लार्ज स्केल पे, हर 2-3 साल पे, 5 साल पे कहीं ना कहीं इंडिया के पार्ट्स में फैमीन आता था। हेल्थ सेक्टर काफ़ी ख़राब था, गांव के गांव मतलब मर जाते थे। कोई एक महामारी आया, एपिडेमिक आया, पूरी की पूरी गांव ख़त्म हो जाती थी। हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं था, कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, कोई रिसर्च प्रोग्राम हमारे पास नहीं था। तो और उसके बाद क्या, ह्यूज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये सभी कुछ इंडिया को फेस करना पड़ रहा था। इवन हमें 2 वक्त की खाने के लिए भी अमेरिका से हम लोग वीट को जो है इम्पोर्ट करवाते थे, ये स्थिति था। बट लेकिन देखो, फिर भी यहाँ इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है नेहरू जी का विज़न एक गजब का था। वो सोचो कि आज के समय का नहीं, भारत 1958 के समय में, 1940s 50s के समय में उसने फिर भी इस डायरेक्शन में भी उसने सोचा। बट नेहरू जी टेकन फॉरवर्ड स्टेप बिकॉज विथ द हेल्प ऑफ स्पेस प्रोग्राम वी कैन डील विथ, क्या क्या हमें इससे सॉल्यूशंस मिल जाता। हम लोग इसमें एजुकेशन के लिए हेल्प कर पाते, डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बैंकिंग। स्पेस प्रोग्राम की ड्यूल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ स्पेस प्रोग्राम लाइक सिविलियन वे में, मिलिट्री वे में, स्ट्रेटेजिक वे में, न्यूक्लियर पावर करने के लिए, इन सभी चीज़ के लिए हमारे पास स्पेस का नॉलेज होना और अपना स्पेस प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी था। और हमने उसके लिए स्टेप्स उठाया उस इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी। इसमें से जो सबसे प्रोमिनेंट पर्सन यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हम लोग फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम कहते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा टाटा फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैसे टाटा फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो होमी जहांगीर भाभा के जो है ना फूफा जी हुआ करते थे। कौन, तो आपको जो है दोराबजी टाटा, और दोराबजी टाटा के पिताजी ही थे जमशेदजी नौसारवान जी टाटा, जो कि टाटा का फाउंडेशन किया। तो जमशेद जी टाटा के बेटे थे दोराबजी टाटा, और दोराबजी टाटा होमी जहांगीर भाभा के फूफा जी लगते थे। तो बिलोंग करते थे टाटा फैमिली से। टाटा फैमिली का हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा। होमी जहांगीर भाभा इज द पायोनियर इन इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इन 1954 भाभा जी फाउंडेड न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर एट ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में जो है इसने, मुंबई में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिशमेंट करता है, और बाद में इसका नाम बदल के रख दिया गया। इसी का नाम है बार्क, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ही वॉज स्ट्रांगली प्रोमिनेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के काफ़ी वो समर्थक थे। एंड ही ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द पीसफुल यूजेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन 1955। 1955 में इसने फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, और उसमें बात किया क्या जो है कि पीसफुल यूजेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी होनी चाहिए। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसके बाद जो अनदर पर्सन आते हैं, दैट इज़ नोन एज डॉक्टर विक्रम साराभाई। ही इज़ नोन द पर्सन फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई बहुत रीच हुआ करते थे, काफ़ी अमीर पर्सन्स में उनकी गिनती होती थी इंडिया में। इवन सोचिए, जब उन्हें पढ़ाई करना था तो उनके पेरेंट्स ने अपना स्कूल ही खोल दिया ताकि बच्चे को कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़े। उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम के लिए विक्रम साराभाई कैम्ब्रिज जाते हैं, और वहाँ से आने के बाद एक अपना ओन लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करते हैं अपने घर अहमदाबाद में, और हियर स्टार्टेड वर्किंग ऑन कॉस्मिक रेज। और यहाँ से जो है कॉस्मिक रेज को स्टडी करना विक्रम साराभाई स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद ही इनिशिएटेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को उसने इनिशिएट किया। इवन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी
विक्रम साराभाई की लीडरशिप में काम करते थे। And Sarabhai was the person behind the foundation of these many organizations like Uranium Corporation of India, Electronics Corporation of India Limited, IIM अहमदाबाद की भी फाउंडेशन में इनकी योगदान थी, एंड दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। ही इज़ अ वर्सटाइल पर्सन। उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई हमने 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया, और 1963 में फर्स्ट सॉन्डिंग रॉकेट लॉन्च किया हमने केरला के थुम्बा से, हमने इसे लॉन्च किया। हालांकि यह रॉकेट हमारा अपना नहीं था, हमने यूएसए से इम्पोर्ट किया था, बट स्टिल हमने लॉन्च किया फ्रॉम केरला। एंड 1967 में इंडिया की अपनी इंडिजीनियस साउंडिंग रॉकेट को हमने लॉन्च किया। एंड 15 अगस्त 1969 का वो डेट जिस दिन इसरो की इस्टेब्लिशमेंट होती है, और उसके बाद 72 में हमने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया, और इसरो को लाया हमने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत में। एंड स्टोरी सो फार, आज आप जान रहे हैं कि इसरो की क्या सक्सेस है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की पूरी दुनिया में हमारी डंका बजती है। हमने सक्सेसफुली मिशन मंगल किया इन वन गो में। अभी तक दुनिया की कोई कंट्री वन गो में मंगल तक नहीं पहुंच पाई थी, हमने मार्स तक पहुंच के दिखाया। इसरो के पास रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट इन अ सिंगल फ्लाइट में 104 सैटेलाइट को हमने स्पेस में भेज दिया। हमने चंद्रयान भेजा। मिशन मंगल की एक और खासियत आपको पता होगी कि इसकी कॉस्ट पता है कितनी आई थी? ओनली 476 करोड़ आई थी। और हॉलीवुड की एक मूवी है जिसका नाम है ग्रेविटी मूवी, उसकी सिंगल सिर्फ मूवी की कॉस्ट 500 है, और हम लोग 476 करोड़ में जो है हम लोग मंगल पे चले गए। दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ आवर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। मैं अभी तक के लेक्चर को अपलोड कर दूंगा, देन आफ्टर आपको एक न्यू वीडियो में अनदर मिल जाएगी, बिकॉज तब तक आप इसे देखेंगे और कुछ पढ़ाई जारी रहेगी। ऑलरेडी वी आर वेरी लेट, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद।